सभी विद्यार्थियों और सभी साथियों को जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस रहेगा। ठीक है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी फंक्शन के अनुसार वाक्यों के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम वाक्यों के प्रकार जो पढ़ने वाले हैं वो किसके अकॉर्डिंग टू फंक्शन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न यानी पैटर्न के आधार पे या फंक्शन के अनुसार हम वाक्यों के प्रकारों को पढ़ेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी फंक्शन या पैटर्न के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं यहां से आप देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो असर्टिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझें। देखिए भाई, असर्टिव सेंटेंस को और भी कई नामों से जाना जाता है। ओके, असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस तो हम कहते ही हैं, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। कई टीचर इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, कई इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। तो कई टीचर ऐसे भी हैं जो स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो तीनों नामों को आपको विशेष ध्यान रखना है। असर्टिव सेंटेंस कह लो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लो या फिर स्टेटमेंट सेंटेंस कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब जरा समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। इन ए असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव वाक्यों में सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब यानी जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे सब्जेक्ट जो वाक्य का होगा प्लस वो कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा। एक तो ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तीसरा जो पॉइंट इसमें बन रहा है, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप यानी इसका जो अंत होता है वहां पर फुल स्टॉप लगा होगा, यानी लास्ट में फुल स्टॉप का लगा होना बहुत ही जरूरी है। तो असर्टिव सेंटेंस को आप इसको परिभाषा कह सकते हो, इसकी विशेषता कह सकते हो या इसकी जानकारी कह सकते हो। ओके, तो ये बातें आपको 3 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली बात, असर्टिव सेंटेंस हमेशा जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है। दूसरी बात, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और तीसरी बात, इसका जो अंत होता है वहां पर फुल स्टॉप जरूर लगता है। कैसे, कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे सामने ये 2 सेंटेंस हैं। पहला है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा वाक्य है मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब जरा पहले वाक्य में देख लेते हैं। यहाँ पर इज क्या है, एक वर्ब है। ओके, और यहाँ पर मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। तो वर्ब से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो ये पहली विशेषता हमारी क्लियर हो चुकी कि ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी बात, स्टार्ट किससे होगा, कैपिटल लेटर से, तो एम क्या है, कैपिटल लेटर है। तो इससे भी क्लियर हो गया कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। तीनों विशेषताएं हमारी इसमें मिल चुकी हैं जो कि परिभाषा में बताई गई है। राइट, दूसरा सेंटेंस फिर हमारे सामने है, मोहन इज, तो इज वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। क्लियर है, इसके बाद इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, तो ये भी है, और अंत में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। ओके, अब हम जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को यह नहीं पता होता है कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्हें बनाते कैसे हैं। तो केवल ये 2 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं। 2 स्ट्रक्चर किस किस आधार पे हैं ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ।
असरेटिव सेंटेंस भी क्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं, पहले इसको जरा देखिए। काइंड्स ऑफ असरेटिव सेंटेंस, यानी असरेटिव सेंटेंस के प्रकार। तो असरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? दो। कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव बोल लो या पॉजिटिव बोल दीजिए, एक ही बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों असरेटिव के ही पार्ट हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझें। इन विच समथिंग इज एक्सेप्टेड, जिसमें कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, वो पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव क्या होता है? इन विच, जिनमें समथिंग इज डिनाइड, जिनमें किसी कार्य के लिए मना कर दिया जाता है, वो क्या होता है? नेगेटिव। कैसे? ये दोनों वाक्यों को देख सकते हैं। जैसे ये वाक्य है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्रिकेट खेलने को क्या किया गया है? स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। दूसरा सेंटेंस है, मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसमें क्रिकेट खेलने के लिए मना किया गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में अधिकतर नेगेटिव वर्ड आते हैं, नॉट है, नो है, इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। ओके, अब दोनों का स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर पॉजिटिव वाक्य हमें कभी भी बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी वाक्य का कर्ता। इसके बाद में यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्रम से हो सकती हैं दोनों, वो टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी कर्म। फिर अदर वर्ड लगाना है, यानी अन्य शब्द। इस प्रकार से हम पॉजिटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर दी होगी। इसके बाद में यहाँ पर नोट लगेगा, फिर वर्ब, ये हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग होगी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। तो इस प्रकार से हम पूरे असरेटिव सेंटेंस को इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस स्लाइड में ये बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि असरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जो हमेशा, जिनमें सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, इनके अंत में फुल स्टॉप होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिसमें कोई स्वीकार कर लिया जाता है किसी चीज को तो वो पॉजिटिव होता है, जिसमें मना कर दिया जाता है वो नेगेटिव। दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसे देख करके समझ सकते हैं। कहीं भी इस प्रकार का वाक्य मिलता है आप पहचान सकते हैं कि कौन सा असरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कई लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्वेश्चन। जिस प्रकार से असरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, वैसे क्वेश्चन सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, इंटरोगेटिव भी दो प्रकार का होता है। लेकिन वो प्रकार समझने से पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। तो देखिए, द सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड विथ क्वेश्चन मार्क, और इसके अंत में क्या लगा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं जरा ये देखते हैं। पहला प्रकार है यस और नो। इसको कई लोग यस नो सेंटेंस बोल देते हैं, कई लोग इसका नाम फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव या यस नो सेंटेंस एक ही बात है, ठीक है। ये इसका ए पार्ट है। इस सेंटेंस की क्या विशेषता होती है या क्या परिभाषा होती है, दोनों एक ही साथ समझ लें। द सेंटेंस बिगिनिंग विथ टू बी और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ये जो वाक्य होते हैं ये हमेशा इनके प्रारंभ में, शुरुआत में ऑक्सिलरी वर्ब दी रहती है। कैन बी आंसर्ड इन यस नो इज कॉल्ड यस नो सेंटेंस, और इनका जो आंसर आता है वो हमेशा यस नो में आता है, तो इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट बोलते हैं या यस नो बोल देते हैं, ठीक है। कैसे जरा देखो, इन सब दो वाक्यों को जरा ध्यान से समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो गया। इधर में आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसकी ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा यस नो इंटरोगेटिव होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, और इसके अंत में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, ओके। अब जरा देख लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? आर यू कमिंग हियर? क्या तुम यहाँ आ रहे हो?
इनके आंसर हमेशा यस नो में आएंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, अगर खेलते हो तो यस और नहीं खेलते हो तो नो। आर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहाँ आ रहे हो तो यस और नहीं आ रहे हो तो नो। हमेशा इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी यानी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो दूसरा इसका पार्ट होता है इसको WH भी बोल देते हैं, सेकंड भी बोल देते हैं या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। इसके 3 नाम है, WH सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, द क्वेश्चन बिगिनिंग विथ WH फैमिली, यानी इसमें जो वाक्य होते हैं वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली कौन से वर्ड होते हैं, जैसे हाउ है, व्हाट है, वेयर है, ये सब क्या होते हैं, WH फैमिली होते हैं, राइट। इट कैन नेवर बी आंसर्ड इन यस नो, इनका आंसर यस नो में नहीं हो सकता, यानी इसके लिए हमें कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। हु हैज डन दिस वर्क, यानी यह कार्य किसने किया। तो पहले इसकी विशेषता देखते हैं सेकंड इंटरोगेटिव में और फर्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये W फैमिली से, ये इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो गया और अंत में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन फर्स्ट इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होता था, ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता था, लेकिन यह इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंस क्लियर रखना है पहले। दूसरा सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो व्हाट से स्टार्ट हुआ है, WH फैमिली से, और अंत में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्लियर है दोनों में डिफरेंस। अब ये स्टार्ट कभी भी होगा तो हमेशा इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2। कौन कौन से, फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, जबकि सेकंड इंटरोगेटिव WH फैमिली से स्टार्ट होता है। दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यह है कि जो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है उसका आंसर यस और नो में आता है, किंतु सेकंड इंटरोगेटिव का आंसर यस नो में नहीं आता, उसके लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हु हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किसने किया, तो तुम बताना पड़ेगा राकेश ने, महेश ने, दिनेश ने। यस नो नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सेकंड इंटरोगेटिव का आंसर कभी भी यस नो में नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड सेंटेंस। तो तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य बोल देते हैं। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। अब जरा देखते हैं, द सेंटेंस विच मेक कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें या तो कोई कमांड दी गई हो, या कोई ऑर्डर दिया गया हो, या कोई रिक्वेस्ट प्रार्थना दी गई हो, या फिर कोई एडवाइस सलाह दी गई हो, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड विथ फुल स्टॉप, और इनका अंत किससे होता है, फुल स्टॉप से होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझते हैं, कमांड और ऑर्डर दोनों ही आदेश ही होते हैं, लेकिन अगर सेना का अधिकारी अपने जवानों को अगर देता है आदेश तो उसे कमांड कहेंगे, और शिक्षक अपने छात्रों को देता है तो उसे आदेश, ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों हैं ऑर्डर ही। अब इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, सबसे पहले ये जो वाक्य होते हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो हमारे सामने ये सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले दिया गया है स्पीक, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य स्टार्ट होंगे। ध्यान देने वाली बात, किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ज्यादातर। कभी कभी ये प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों से हो जाते हैं। फिर इसके बाद इनमें ऑब्जेक्ट आएगा, और अदर वर्ड की अगर जरूरत है तो यहाँ पर अदर वर्ड लगा होगा, जरूरत होगी तो, नहीं तो फिर नहीं। राइट, तो ये क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। स्पीक इंग्लिश विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी बोलो, यानी इसमें एक सलाह दी गई है। ठीक है, तो इन वाक्यों में या तो कमांड दी जाएगी, या फिर ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट प्रार्थना की जाएगी, या फिर एडवाइस यानी सलाह दी जाएगी। दूसरा सेंटेंस दिया है डोंट। डोंट माने मत, स्पीक माने बोलना, मत बोलो इंग्लिश अंग्रेजी विथ फ्रेंड्स, यानी दोस्तों के साथ अंग्रेजी मत बोलो, इसमें मना किया गया है। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव का क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। इंपरेटिव सेंटेंसों में क्या होता है, यानी वाक्यों में या तो आदेश होगा, या रिक्वेस्ट होगी, या एडवाइस होगी, है ना।
ये वाक्य ज्यादातर स्टार्ट किससे होते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दें, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से स्टार्ट हो जाते हैं जो कि रिक्वेस्ट करने वाले वर्ड होते हैं, या फिर ये डोंट वगैरह से भी स्टार्ट हो सकते हैं जैसा कि ये दिया गया है ना डोंट। तो इस टाइप से स्टार्ट होने वाले वाक्य हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे अपन ने इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्यों को पढ़ा, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें क्या होती है, इच्छा होती है। कैसे, द सेंटेंस यानी वाक्य विच एक्सप्रेस टू मीनिंग, जो के अर्थ को बताते हैं, काय के होप। इन वाक्यों में क्या होता है, होप आशा होती है, विश या कोई इच्छा प्रकट की जाती है, ब्लेसिंग या कोई आशीर्वाद दिया जाता है, प्रेयर या भगवान से प्रार्थना की जाती है, कर्स या किसी को कोसा जाता है। कर कोसना मतलब डिसाइड, किसी के प्रति बुरा व्यवहार रखना है, तेरा सत्यानाश हो जाए, मर जाए, इस टाइप के सेंटेंस है ना। तो इन वाक्यों में क्या होता है, इच्छा प्रकट होगी, होप हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है, या फिर कोसना हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मे यू गेट जॉब दिस ईयर, यानी यहाँ पर ये दिया गया है मे यू गेट जॉब दिस ईयर, क्या तुम्हें इस वर्ष नौकरी मिल जाएगी। हैव ए ग्रेट जर्नी, तुम्हारी यात्रा सफल हो, है। मे यू डाई, तुम मर जाओ। वुड यू दैट वर आई रिच, भगवान करे कि मैं पैसे वाला हो जाऊं। मे गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मे यू बी ब्लाइंड, वह अंधा हो जाए। राइट, तो इन वाक्यों में ज्यादातर आपने देखा है या तो आशा है, या इच्छा है, या आशीर्वाद है, या प्रार्थना है, या किसी को कोसा गया है। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। हमारा लास्ट जो पार्ट बचता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की थोड़ी एक विशेषता और देख सकते हैं यहाँ पर, दिस सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप। इन वाक्यों का अंत जो होता है वहाँ फुल स्टॉप हो सकता है। वर्ड व्हेन दे आर शॉर्ट फॉर्म एंड विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क, किंतु अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं तो इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोल देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोल देते हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यही चिन्ह लगा हुआ है जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, है ना। ये भी देखो लगा हुआ है, ये देखो विस्मय बोधक चिन्ह इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी लग सकता है, फुल स्टॉप भी लग सकता है। शॉर्ट फॉर्म में होगा तो ये चिन्ह लगा होगा, और नहीं तो इसमें फिर फुल स्टॉप लगा होगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या कह रहा है, द सेंटेंस शोइंग सम सडन फीलिंग, ऐसे वाक्य जिसमें अचानक से कोई भाव उत्पन्न होते हैं, ऑफ जॉय खुशी के, हैप्पीनेस प्रसन्नता के, शोरो दुख के, सरप्राइज आश्चर्य के, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उन्हें एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, इनका जो अंत होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है। ठीक है, यानी इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होगा। यानी इन वाक्यों में क्या होता है, सडन फीलिंग होती है, अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं। ओह ऐसा हो गया है, तो व्हाट ए फूल यू आर, ओ तुमने उसे क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। अलास ही इज डाई, ओ यह मर गया, काश, है ना। तो इन वाक्यों में क्या होता है, सडन फीलिंग होती है, एकदम से दुख होता है। ओ वह ठीक है, ओ वह गिर गया। तो एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव वाक्यों में मेन डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा समझ रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारी इच्छा होती है, हम अपने मन से उसको खोज सकते हैं, उसको आशीर्वाद दे सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में ऐसा नहीं होता, इनमें अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं और तब तक कोई आ गया और उसने आकर के कहा कि वह छत से गिर गया, मर गया, तो एकदम से भाव उत्पन्न, ओ वह मर गया, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, सभी मित्रों को शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।